नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा YouTube के इस चैनल पर एक और विषय पर आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरी कोशिश बहुत हो रही है इस बीच कि मैं कोविड के ऊपर, केंद्र सरकार की असफलता के ऊपर, अलग अलग राज्य सरकारों की असफलताओं के ऊपर ना बोलूं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे आज सिर्फ एक ही धर्म बचा है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, और वो भी ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी के इस पार का जो क्षेत्र है, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हिंदुस्तान कहते हैं, वहाँ एक ही धर्म बचा है इस वक्त। वो है जिंदगी। जिंदगी रही तो धर्म भी चलेंगे, राजकाज भी चलेगा, भगवान के मंदिर की घंटियां भी बजेंगी, और यही नहीं रहा तो फिर नए सिरे से इस क्षेत्र की दुनिया नए सिरे से बसेगी। मैं डिप्रेशन में नहीं बोल रहा ये बात, ना आपको डिप्रेस करना चाहता हूँ। जब ये दिखता है ना, जो लीजिए मैं आप दिखाई देता हूँ, मैं आपको ये भेजना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बात सुनिए। देखा आपने, अंतहीन कतार। ये हमारी परिजन है, हमारे मित्र हैं, हमारे वो परिजन हैं जो एक कागज की पर्ची बन करके रह गए हैं। बस इतना ही उनका परिचय है कि जिस कफन के ऊपर उनका नाम लिखा है, बस वो हमारा वो परिजन है। अब ना शक्ल देखने की इजाज़त रह गई, ना जो रीति रिवाज से संस्कार करने की एक परंपरा है वो भी नहीं रह गई। अब अपनों को सम्मानजनक विदाई देने की भी अब समय नहीं रह गया। मैं माफ़ कीजिएगा अगर किसी को डिप्रेशन हुआ हो इस वीडियो से, मगर है ही इतना हृदय विदारक। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों को लेकर और इन मुद्दों के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर हमने पिछले दिनों और ख़ास तौर से पिछले 15 दिनों में बहुत कुछ कहा है। बहुत से लोगों को लगता होगा छोटे मुंह बड़ी बात, ये नया आदमी, इसको कभी तो पहले देखा नहीं, विनोद दुआ या रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा इसका नाम भी नहीं है, ये क्यों रोज ऐसी बातें उठाता रहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जितने भी मामले अभी तक उठाए, तथ्यों के साथ उठाए, वो मामले आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, यानी कि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आज उन मुद्दों को सुना जा रहा है, उन मुद्दों पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मैं आपसे शुरुआत करता हूं सबसे पहले इस बात की कि मैंने अभी परसों ही एक मुद्दा उठाया था, और वो मुद्दा ये था कि एक ही दवाई की, जो जीवन रक्षक दवाई है, उस दवाई की 3 कीमतें क्यों हैं। और मैंने उसकी 3 कीमत होने का, यानी कि राज्य सरकार की अलग कीमत, केंद्र सरकार को दी जाने वाली दवाई की अलग कीमत, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जाने वाली दवाई की अलग कीमत पर मैंने गंभीर सवाल उठाए थे। कल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल केंद्र सरकार से पूछा है कि एक ही दवाई की इस संकट काल में 3 कीमतें क्यों हैं। सरकार के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, और इसमें केंद्र सरकार को शुक्रवार को इसका जवाब देने का समय दिया गया है। तो हमारी बात में गंभीरता थी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने कहा हो ये तो होता ही है, लेकिन नहीं है, ये बड़ा गलत है, इसके साइड इफेक्ट्स भी है। हो सकता है बहुत से लोगों ने उसके बाद वीडियो देखना भी बंद कर दिया हो, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब आज अखबार पलटिए, और जो मैंने यहाँ क्लिपिंग्स दे रखी हैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के चिंता की, वही चिंता जो हमने आपके साथ मिलकर के की थी, हमारी एक बात ये बिल्कुल सही निकली। मैंने उससे 2 दिन पहले एक सवाल और किया था कि बाहर से बिल्कुल एकजुट चट्टान की तरह मजबूत दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी जी के साथ आज उनके बहुत सारे लोग नहीं हैं, और मैंने खास तौर पर
मैंने दो प्रमुख नाम लिखे थे। उसमें एक लिखा था मैंने आरएसएस का नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का नाम, और दूसरा आरएसएस के प्रिय मोदी के बराबर ही लोकप्रिय नेता नितिन गडकरी जी के बारे में लिखा था। तो नितिन गडकरी जी भी कल प्रकट हुए। हमने पूछा था कहाँ है नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी जी ने कल जनता के बीच आकर के बता दिया मैं यहाँ हूँ। और देखिए उन्होंने कल क्या कहा। उन्होंने साथ साथ इसको देखते भी रहिए, उन्होंने स्पष्ट कहा ये। अच्छा, पहले ये गडकरी जी का ये बयान सुन लीजिए। पर अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट मत करो। इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। देखा आपने, गडकरी जी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि बड़ा कठिन दौर है हमारे यहाँ। वो डिप्लोमेट हैं, उनकी भाषा जो होती है ना बड़ी सौम्य होती है, और उनकी भाषा के, उनके शब्दों के अर्थ बहुत गहरे होते हैं। गडकरी जी आज भी उन चंद राजनेताओं में से, पक्ष विपक्ष की चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनमें से हैं जो बचे हुए हैं जिनके शब्दों का वजन है, जिनके शब्दों में आज भी गहरे अर्थ छुपे हुए होते हैं। भले ही वो मोदी जी की तरह दूसरे को, सामने वाले को सीधे सीधे बेइज्जती करने वाले ना हों, लेकिन उनकी बात में दम होता है। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, स्वीकार किया। यानी जो मुख्यमंत्री आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज धमकी दे रहे हैं कि जिसने झूठी अफवाह फैलाई उसके खिलाफ एनएसए लगा दूंगा, उसकी संपत्ति नीलाम कर दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं आजकल। क्या कहा जाए ऐसे में? गडकरी जी ने एक सच्चा आदमी तो है, यानी सच को स्वीकार करना क्या डिप्रेशन फैलाना है? सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। तो सच ये है जो गडकरी जी ने कहा। वो कह रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है, हाँ हमारे देश में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कमी है, हाँ हमारे यहाँ दवाइयों की कमी है। वो स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब इस पे हमने क्या क्या कार्रवाई कर ली, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मगर ये हमारे जो आज कर्णधार हैं देश के, वो तो स्वीकार ही नहीं करते। तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि मोदी जी आपके साथ इस वक्त है नहीं, तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप सबकी बातों को झुटलाकर गडकरी जी ने स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। हम ये नहीं कह रहे कि कमी है तो अब इसमें पैनिक क्रिएट कर दो, लेकिन झूठ तो ना बोलो और सच बोलने वाले को धमकाओ तो नहीं। अब देखिए, ये आज मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं, सांसद कौशल किशोर ने तो वो सवाल उठाया ही था कि अव्यवस्थाएं हैं। ब्रजेश पाठक ने तो चिट्ठी लिख करके ये कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। आगरा के जिलाधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ दिक्कत है, और आगरा में त्राही त्राही मची हुई है इस वक्त। लोग मर रहे हैं, अस्पताल के बाहर, सीढ़ियों के बाहर बैठे हुए हैं, और अचानक किसी को एसओएस कॉल आ जाती है हॉस्पिटल के नर्स से, स्टाफ से कि साहब आपका मरीज इस वक्त बहुत मुश्किल में है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर 0 है। अब आम आदमी इसको समझ गया है 0 से 5 के लेवल को ऑक्सीजन के प्रेशर का, इसका क्या मतलब है। और अचानक ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए कह दिया जाता है, थोड़ी देर में प्लास्टिक के डबल बैग के अंदर बंद करके ऊपर एक चिप्पी लगा के उनका मृत शरीर सौंप दिया जाता है। मेरठ के सांसद देखिए राजेंद्र अग्रवाल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं और आगे और मर सकते हैं, और हाहाकार मचा हुआ है अस्पतालों में। अस्पताल के कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं रह गए। वो कर्मचारी जिनको हम भगवान का दूत समझते हैं, वो डॉक्टर्स, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। वो क्या करें, वो क्या करें? अगर वो खुल करके बोले तो आप एनएसए में बंद करते हो। योगी जी, आपने एक डर पैदा कर दिया लोगों में। आपने करा ना, पहले आपने ऐसा पहले किया है। एक डॉक्टर कफील ने कह दिया था कि हाँ ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए बच्चे मरे, तो आपने उनको कई बार एनएसए लगा के आपने उनका 2 साल 2.5 साल का करियर आपने उनका बर्बाद किया, एक क्वालिफाइड डॉक्टर का। तो डॉक्टर डरते हैं आपसे
क्योंकि आप सच बोलने नहीं देना चाहते, और उस सच को छुपाने की कीमत क्या है? योगी जी, जान, मरीजों की जान है। तो हम जो मुद्दा पिछले दिनों से लगातार उठा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, आज अब 2 दिन और रह गए, 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आने वाले हैं। मोदी जी, मैंने उस दिन भी कहा था, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मेरी उस बात को गंभीरता से लेना शुरू करिए। 2 दिन बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, और खास तौर पर तब जब आपकी राह पर चल करके कुछ भाजपा सांसद और फंस गए। देखिए गौतम गंभीर को, देखा आपने गौतम गंभीर को क्या कह रहे हैं? गौतम गंभीर ने वो फेबी फ्लू, जो यहां से कई मेरे परिचितों को डॉक्टर्स से मालूम करके, जिनको फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिनकी फेफड़ों की आवाज सांस लेने के साथ बाहर तक सुनाई दे रही है, वो सिम्टम्स मैंने टेलीमेडिसिन से, टेली काउंसलिंग से डॉक्टर्स से बात करी, और बात करके उनको ये दवाइयां दी। और मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि वो मरीज यार ठीक होने वाले हैं, ठीक हो रहे हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी कराऊंगा यहाँ पर। आज गौतम गंभीर के घर पर इन दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली के सांसद हैं, बड़बोले सांसद, बड़बोले, जिनकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को एक बार पिच पर लाइव मां की गाली दी थी। जी, बहुत गंदी गाली पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को दी थी, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आंख दिखाना उनको आता है, बस यही उनकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन उनकी है नहीं। उनको सांसद बना दिया गया, क्योंकि आप इमोशंस को, पाकिस्तान के खिलाफ जो इमोशंस थे लोगों के अंदर, उसको भुनाना जानते हो। अब वो अपने घर में फेबी फ्लू नाम की इस दवाई को घर पे लेकर के बैठे, और देखिए लोग उन पर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब जांच में पुलिस क्या करेगी ये आप भी जानते हो, मैं भी, लेकिन ये परसेप्शन तो है ना। ये एक सांसद पकड़ा गया तो पता नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर पे क्या क्या जमाखोरी कर रखी है, किस चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। बाजार में आज शॉर्टेज अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से। गौतम गंभीर को आप देख लीजिए। तो मैं इस तरह के मुद्दे हमेशा उठाता रहता हूं, और मैंने देखिए पहले दिन कह दिया था वो कोई, और मैं आज भी चाहता हूं कि मैं गलत निकलूं, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी भविष्यवाणी की तरफ पहुंच रहा हूं। क्योंकि आंख, कान और दिमाग, इन तीनों को अगर आप खुला रखोगे ना, तो आप इस निष्कर्ष पर खुद ही भी पहुंच सकते थे। मैंने कहा था कि ये 5 लाख संक्रमण प्रतिदिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 5,000 मौत भी प्रतिदिन हो जाएगी। आज का आंकड़ा 3,200 से ज्यादा का है। ये आंकड़े तो कल के हैं, और कल के आंकड़े इकट्ठे होकर के ये आज हमारे पास आए हैं। इससे पहले एक दिन जब थोड़े आंकड़े घटे थे ना, तो कितना दुष्प्रचार करने वाला आज मीडिया हमारे यहाँ पैदा हो गया। ये कह दिया गया कि घटे, अरे वो नहीं घटे, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, टेस्ट रिपोर्ट घटी। संडे था, इतवार था एक दिन, तो इतवार के दिन, रविवार के दिन हमारे यहाँ काम करने की, इस आपातकाल में भी, संकट काल में भी ज्यादातर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, उनके हाथ पैर नहीं चलते, आदत ही खत्म हो गई काम करने की। आजकल काम करना पड़ रहा है, तो उनकी वजह से ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जिसके बारे में कल माननीय हाई कोर्ट ने कल बहुत सख्त डांट हमारे दिल्ली की सरकार को लगाया, और सही लगाया। हम तो उसके मानते हैं कि उस डांट का असर होगा, और हमें असर होता दिख रहा है। केंद्र सरकार से 8 दिन पहले पूछा गया था, और पुराने वाले जो चीफ जस्टिस थे ना, बोबड़े साहब, उन्होंने पूछा था कि आपके पास क्या एक्शन प्लान है कोरोना से लड़ने का, करके बताइए। तो सरकार के पास जवाब नहीं था। सरकार ने कहा नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन प्लान था ही नहीं। जब आपके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं था, तो कोर्ट को क्या बताते, माननीय सुप्रीम कोर्ट को? आपने वो मंगलवार को कहा बताएंगे, और कल भी आप नहीं बता पाए। कल फिर आपके ऊपर नए सवालों की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब उसकी सुनवाई शुक्रवार होगी। यानी सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य योजना, कोरोना से लड़ने की जो राष्ट्रव्यापी योजना है, वो बताने के लिए आपको 10-10 दिन लग रहे हैं। कितने अपरिपक्व है आपकी तैयारी। आप कोरोना से लड़ना आपकी प्राथमिकता थी ही नहीं। हाँ, एक काम में आपने भरपूर तैयारी के साथ उस काम को किया, वो था बंगाल का चुनाव। उसके लिए आपने 8 महीने पहले से
विजयवर्गीय को भेज दिया था, उससे पहले आपने शिव प्रकाश संघ वाले शिव प्रकाश को, उनको वहां भेज दिया था। और उनके साथ उन्होंने आपने करीब करीब 50,000 स्वयंसेवक पूरे देश से, जिनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, जो 2 तारीख के बाद उधर जाएंगे भी नहीं 5 साल के लिए, आपने उन सबको वहां बैठा रखा था। वो आपकी योजना थी। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, आप जानते हो, लेकिन आपकी प्राथमिकता नहीं थी मोदी जी। मैंने इन सब मुद्दों पर सवाल उठाए थे, बहुत से लोगों ने उसको गंभीरता से लिया और बहुत सारे लोगों ने कहा ये कल का नया लड़का ये क्या बातें कर रहा है, ये हमको सिखाएगा। हम तो टीवी देखते हैं, हम तो सुधीर चौधरी को सुनते हैं, हम तो रजत शर्मा को सुनते हैं, हमारी गॉडेस तो अंजना ओम कश्यप हैं, जो वो कहेंगी वही फाइनल होगा। हमारे तो दीपक चौरसिया हैं, वो जो बात उनको नहीं दिखाई दी वो मुझे दिखाई दी। मेरा तजुर्बा भी उतना ही है। मैं भी 1985 से पत्रकारिता में हूँ। हिमालय दर्पण साप्ताहिक से मैंने निकाला हुआ है। मेरी नज़र भी उतनी ही पैनी है। और मेरा लोगो उस जमाने में था जब लोगो बड़े बड़े अखबार रखते भी नहीं थे। मैंने लिखा था हर कवर पर नज़र हमारी तो मैंने पहले भी कहा था मैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेता हूँ। बिटवीन द लाइन्स कह करके मैंने आपको कहा था। आज वो चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। इसलिए आज आपसे सिर्फ इतना कहने को कि जो बातें पिछले दिनों कही थी वो सिद्ध हैं, वो उन पर आज कार्रवाई हो रही है। वो मेरी बातें, उनकी गंभीरता को देश के बड़े बड़े संस्थानों ने उसको माना है और उस पर सरकार से जवाब तलब किया है। इसलिए जब मैं कोई बात कहता हूं तो ये यकीन मानिए मेरा, अगर आज भी मैंने 2-3-4 बातें कही हैं तो उसके लिए मैंने आपको सबूत दिए, तथ्य दिए हैं। पहले मैंने आपको तथ्य दिखाए, सबूत दिखाए, तब मैंने आपसे बोला। बहुत गंभीरता से आज लीजिए और जो सुझाव मैं दे रहा हूं आपको उसको भी गंभीरता से लीजिए। हाँ, उसकी सत्यता परखने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उसको नजरअंदाज मत कीजिए, इससे आप ही का नुकसान होगा। 5 दिन बाद जब वो आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा नेता, मैं सरकार किसी की भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी एक अच्छे नेता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना जानते हैं। मैं उनका प्रशंसक हूं, प्रशंसक रहूंगा, वो भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ कि अपना ख्याल रखिए। मैं आपका शुभचिंतक हूं। मेरा उद्देश्य कोई सनसनी फैलाना नहीं रहता, मेरा उद्देश्य कोई आपको गुमराह करना नहीं होता। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। सच्चाई बताना मेरा धर्म है, वो मैं बताता रहूंगा। फिर एक और इसी तरह के ज्वलंत विषय पर आपके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना से बचिए, 2 गज नहीं उससे भी ज़्यादा दूरी रखिए। अब ये हवा में फैल चुका है संक्रमण, और सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।